हेलो स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं परक्विजिट्स के बारे में, जिसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी हम यहाँ समझेंगे कि बेसिकली परक्विजिट्स की मीनिंग क्या होती है और कितने टाइप्स के परक्विजिट्स होते हैं जो मिलते हैं, टैक्सेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया, वो सारी बातें यहाँ पे हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये परक्विजिट्स का जो टर्म है बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, राइट। परक्विजिट्स का मतलब होता है कोई भी बेनिफिट, कोई भी फ़ायदा, कोई भी एमिनिटीज़, कोई भी सुविधा जो एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉई को उसके सैलरी या वेजेस के एडिशनल मिल रहा हो, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, परक्विजिट्स बोलेंगे, राइट। परक्विजिट्स मतलब क्या होता है कि कोई भी एडिशनल बेनिफिट या कोई भी ऐसी सुख सुविधा जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को उसकी पोजीशंस वगैरह की वजह से प्रोवाइड करता है एडिशन टू द सैलरी, उसी को परक्विजिट्स कहा जाता है। अब ये जो परक्विजिट्स मिलता है वो इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, राइट। अब देखिए, जैसे अलाउंस हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये क्या पढ़ा था कि भाई अलाउंसेस जो मिलते हैं वो इन कैश ही मिलते हैं, ठीक है, वो कैश के टर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जब बात परक्विजिट्स की जा रही है तो वो कैश के फॉर्म में भी आपको दिया जा सकता है और सुविधाओं के फॉर्म में भी, मतलब इन काइंड भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। और ये क्या होते हैं, ये सैलरी में टैक्सेबल होते हैं। मतलब जो भी परक्विजिट्स आपको रिसीव हो रहे हैं, जो भी सुख सुविधाएं आपको एम्प्लॉयर के थ्रू रिसीव हो रही हैं एडिशन टू द सैलरी, मतलब सैलरी के अलावा, उसे हम एज अ सैलरी ही मानेंगे। हम मतलब इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि उसे हम एज अ सैलरी मानेंगे। और वो इनकम फ्रॉम सैलरी जब कैलकुलेट की जाती है तो हम उसे आपकी इनकम मानते हुए टोटल लगाएंगे कि भाई सैलरी से इनको ये सब मिल रहा है, तो टोटल इनकी सैलरी से आने वाली इनकम इतनी है। इट मीन्स ये टैक्सेबल मानी जाती है, पार्ट ऑफ सैलरी मानी जाती है, अनलेस कि स्पेसिफिकली वो एग्जेम्प्ट की क्राइटेरिया में ना रखी गई हो, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हो कि भाई अगर ये सुविधा आपको दी जा रही है, ये परक्विजिट्स आपको दिया जा रहा है, ये बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, तो ये इनकम टैक्स एक्ट कहती है कि भाई इसको हम सैलरी नहीं मानेंगे, ये एग्जेम्प्ट है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है वो, तो हम उसे क्या मानेंगे, टैक्सेबल मानेंगे, एज ए सैलरी इनकम मानेंगे, राइट। परक्विजिट्स को जो डिफाइन किया गया वो कहा गया कि परक्विजिट्स को एक कैजुअल इमोल्यूमेंट्स है, मतलब कोई भी कैजुअल इमोल्यूमेंट्स या कोई भी बेनिफिट जो आपको सैलरी के अलावा इसलिए प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि आप कोई पोजीशन होल्ड करते हैं, है ना, आपकी कोई पोस्ट है, आपकी कोई पोजीशन है, आपकी रेपुटेशन है, इस वजह से आपको ये सुख सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, ये इमोल्यूमेंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब जैसे उपलब्धियां होती है ना, तो कैजुअल आपको वेतन के अलावा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा रहा है बेनिफिट्स, तो वो चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, वो सब क्या कहलाता है, परक्विजिट्स कहलाता है। इनकम टैक्स एक्ट ने ये चीज़ कही। अब उसको सैलरी की तरह ट्रीट करने के लिए, मतलब कोई भी परक्विजिट्स आपको रिसीव हुआ इन कैश, इन काइंड, आपको कोई भी बेनिफिट एडिशन टू द सैलरी रिसीव हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, एज अ सैलरी मानेंगे और एज अ सैलरीड इनकम आपकी वो एड ऑन हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन ऐसा कब होगा, हम उस परक्विजिट्स को इनकम फ्रॉम सैलरी जो कैलकुलेट करते हैं उसमें हम कब रखेंगे, कब उसको टैक्सेबल करेंगे, उस परक्विजिट्स को परक्विजिट्स कब माना जाएगा, तो उसके लिए क्या कहा गया, कुछ कंडीशंस दी गई हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं, पहली बात तो कि ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अलाउ किया हो, राइट। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय को वो चीज़ किसी और से मिल रही हो, तो हम उस कोई एडिशनल बेनिफिट, आपको सैलरी तो मिलती है कि आप इस ऑफिस में काम करते हैं तो हम आपको ये देना चाहते हैं क्योंकि इस ऑफिस से मेरा बहुत फ़ायदा होता है, हम इस ऑफिस के क्लाइंट हैं, तो हम ये एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयर के थ्रू तो रिसीव नहीं हुआ, तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ वो सैलरी की बात नहीं कही जा रही, कहा जा रहा है परक्विजिट्स उसी को माना जाएगा जो एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को अलाउ किया गया हो, ठीक है। और कैसे, ड्यूरिंग अ कंटिन्यूअस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप वो पोस्ट होल्ड करते हो, आप एम्प्लॉयर हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट चल रही है, देन ही आपको वो हम मिलने वाले एडिशनल बेनिफिट को परक्विजिट्स कहेंगे। इसका ऐसे भी समझिएगा कि अगर आप कोई प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है, मतलब किसी प्रोफेशन में है और फिर आपको कोई एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा होगा, तो वो पीजीबीपी में चला जाएगा, वो प्रॉफिट पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी, ना कि सैलरी की मानी जाएगी। मतलब एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, आप एज अ एम्प्लॉई होने चाहिए, ना कि प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है, तभी वो चीज़ आपकी परक्विजिट्स ट्रीट की जाएगी। इसके अलावा कहा गया कि डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन सर्विसेज, आप बीइंग एन एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपका एम्प्लॉयर आपको ये एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो आपकी सर्विस की वजह से आपको मिलना चाहिए, आप एम्प्लॉई हैं इसलिए आपको मिलना चाहिए, ठीक। इसके अलावा क्या कंडीशन रखी गई है कि रिजल्टिंग इन द नेचर ऑफ पर्सनल एडवांटेज टू द एम्प्लॉई, मतलब आपको ये जो एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है ना, बीइंग एन एम्प्लॉई आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉयर के थ्रू, तो वो आपके पर्सनल फ़ायदे में आ रहा हो। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कुछ
पेमेंट एक्स्ट्रा कर रही है, मतलब इन कैश आपको एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा दे रही है, पर वो जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपने जो ड्यूटी परफॉर्म की है उस ड्यूटी का पे ऑफ है वो। मतलब आप जैसे आप काम कर रहे थे, उस काम के ड्यूरेशन में एक्स्ट्रा खर्चा हो गया या एक्स्ट्रा चीज़ें हुई या आपका एक्स्ट्रा वर्क लगा, टाइम लगा, इस वजह से दिया गया, तो वो नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस का जो ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने की वजह से किया जा रहा हो वो परक्यूजर्स नहीं कहलाएगा। जब वो एक्स्ट्रा बेनिफिट एम्प्लॉई के पर्सनल एडवांटेज के लिए मिल रहा हो, उसका खुद का अपना पर्सनल फ़ायदा हो उससे, तो उसे हम परक्यूजर्स की कैटेगरी में रखते हैं और फिर हम उसे एज अ सैलरी टैक्सेबल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है कंडीशन रखी गई, डिराइव्ड बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयर्स अथॉरिटी। कहने का मतलब कि एम्प्लॉयर की परमिशन से, एम्प्लॉयर के थ्रू सैंक्शन किए जाने के बाद ही वो बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जा रहा हो। मतलब ऐसा नहीं कि अनऑथराइज एडवांटेज एम्प्लॉय ले रहा हो और उसे हम परक्यूजर्स कह दिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप छुट्टी ले रहे हैं और छुट्टी लेके आप मतलब घूमने जा रहे हैं, है ना, फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपको ऑथराइज ही नहीं किया, सैंक्शन ही नहीं किया है कि कितना पेमेंट आपका हम कर देंगे, एयर का या ट्रेन जिससे भी आप जा रहे होंगे, आपकी फैमिली का पूरा खर्चा हम पे कर देंगे, ऐसा आपके एम्प्लॉयर ने सैंक्शन ही नहीं किया और आपने अपने आप से कर लिया और सोच रहे हैं कि वो रिम्बर्स हो जाएगा और वो फ़ायदा आपका हो गया और आपने उसको ले लिया, तो वो चीज़ परक्यूजर की कैटेगरी में नहीं आएगी। एम्प्लॉयर के थ्रू ऑथराइज होना चाहिए, एम्प्लॉयर के थ्रू वो सैंक्शन होना चाहिए, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयर्स अथॉरिटी। बीइंग एन एम्प्लॉयर आप उसको दे रहे हों, पे कर रहे हों, तो ही वो चीज़ें सैंक्शन कर रहे हो, तो ही वो चीज़ें परक्यूजर्स की कैटेगरी में आएंगी। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कि जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 के अंदर परक्यूजर्स को डिफाइन किया गया, उसमें 3 कैटेगरीज के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया कि बेसिकली ये सुख सुविधाएं जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो कैसी होंगी। तो इस चीज़ के लिए पहले उसको 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अब वो मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी थी, पहले कैटेगरी रखी गई परक्यूजर्स टैक्सेबल इन द केसेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। कोई भी एम्प्लॉय हो, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय अगर ये परक्यूजर उसको रिसीव हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, मतलब वो इनकम मानी जाएगी, सैलरीड इनकम मानी जाएगी। ठीक है, ये कहाँ क्या गया, सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 के क्लॉज 1 में बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। दूसरा बोला गया टैक्स फ्री परक्यूजर्स इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। दूसरी कैटेगरी वो रखी गई जो कोई भी परक्यूजर्स है, किसी भी एम्प्लॉय को मिल रहा हो पर वो टैक्स फ्री है, मतलब वो इनकम नहीं मानी जाएगी, वो एग्जेम्प्टेड है। ऐसा कहाँ बोला गया, वो सारे एक्सप्लेन किए गए सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 के क्लॉज 2 में एक्सप्लेन किए गए। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी आई कि परक्यूजर्स विच आर टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। वो परक्यूजर्स जो टैक्सेबल होंगे लेकिन सभी एम्प्लॉयज़ में नहीं, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में ही टैक्सेबल होंगे, कुछ परक्यूजर्स वो होंगे। वो परक्यूजर्स कहाँ एक्सप्लेन किए गए, सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 के क्लॉज 3 में एक्सप्लेन किए गए। तो ये 3 कैटेगरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि परक्यूजर्स होता क्या है, तो उसमें बताएगी कि भाई ये इस तरह के परक्यूजर्स होते हैं। एक ऐसा परक्यूजर्स होता है जो सभी के लिए टैक्सेबल होगा, एक ऐसा परक्यूजर्स होता है जो टैक्स फ्री होता है सभी के लिए, और एक ऐसा परक्यूजर्स होता है जो टैक्सेबल होगा सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए, बाकी के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये 3 कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्सेबल परक्यूजर्स की। टैक्सेबल परक्यूजर्स का मतलब क्या हो गया, वो परक्यूजर्स जो सभी एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल है। मतलब अगर ये परक्यूजर्स एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है तो भाई इनकम टैक्स कहती है कि इसमें जितना भी मिला है इनको, जो भी कैश के रूप में मिला है या जो कुछ भी, अगर काइंड है तो उसको काइंड की वैल्यू को कैश में कन्वर्ट करेंगे ना, तो करके हम उसको इनकम मानेंगे सैलरी की। ये सारे वो परक्यूजर्स होंगे। अब कौन कौन से परक्यूजर्स हैं, पहला बोला गया रेंट फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। तो जो RFH इसको है, इसकी पूरी वैल्यूएशन होती है। परक्यूजर्स की वैल्यूएशन एक अलग होती है कि भाई ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इस परक्यूजर्स अगर इन काइंड मिला है, कैश मिला है, तो भाई इतना कैश हम तुरंत इनकम मान दिए। लेकिन अगर इन काइंड रिसीव हुआ है तो इन काइंड को कैश की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसी को कहेंगे वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजर्स। तो वो भी करने का अलग तरीका है जो अलग अलग हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबके नाम समझ रहे हैं। तो रेंट फ्री या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन अगर प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को, तो वो परक्यूजर टैक्सेबल होता है ना। आपने देखा होगा कि कई बार होता है कि एम्प्लॉयर घर दे देते हैं कि भाई आप रहिए इसमें एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, या इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो HRA अलग हो गया कि आप किसी भी प्रॉपर्टी पे जाइए, रेंट पे रहिए, हम जितना रेंट का अमाउंट होगा वो पे करेंगे, वो HRA हो गया। ये क्या हो गया, हम आपको घर ही प्रोवाइड करेंगे, रेंट फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन देंगे, रहने की जगह प्रोवाइड करेंगे। तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, किसी भी एम्प्लॉयज़ को मिल रहा होगा, मतलब उसको इन कैश कन्वर्ट करना होगा और फिर वो इनकम में
उसको इनकम ट्रीट करना होगा। इसके अलावा कंसेशन इन रेंट, अगर एम्प्लॉयर आपका रेंट तो आप पे करते हैं बीइंग एन एम्प्लॉई, आपको कंसेशन दिला दे रहा है कि अगर आपके घर का रेंट 20,000 है तो एम्प्लॉयर की वजह से वो सिर्फ 7,000 जाएगा, तो वो कंसेशन भी अगर दे रहा है तो वो कंसेशन का भी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय की कोई भी ऑब्लिगेशन है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो एम्प्लॉय की लायबिलिटी बनती थी, एम्प्लॉय को पे करना था और उसे पे करता है एम्प्लॉयर, तो वो जो भी अमाउंट होगा वो भी क्या माना जाएगा, परक्विजिट, और उसको टैक्स इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, मतलब वो इनकम मानी जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इसके अलावा क्या बोला गया, अमाउंट पेबल बाय एन एम्प्लॉयर फॉर एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के लाइफ को एश्योर करने के लिए अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉयर के थ्रू पे किया जा रहा है तो वो भी क्या किया जाएगा, परक्विजिट्स, और वो टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अदर देन जो आपका सुपर एनुएशन फंड होता है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस होते हैं ना, प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं, इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको छोड़ के, इसके अलावा अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युटी वगैरह हो गया, तो इस तरह का कोई केस है अगर और एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो चीज़ भी आपकी टैक्सेबल परक्विजिट की कैटेगरी में आएगी, ठीक। इसके अलावा बोला गया कि कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स है या कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ हो या स्वेट इक्विटी शेयर्स हो जो एम्प्लॉयर अलॉट कर रहा हो या ट्रांसफ़र कर रहा है एम्प्लॉई को, तो वो भी क्या माना जाएगा, टैक्सेबल परक्विजिट्स, और वो इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक। और क्या बोला गया, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, आरपीएफ में या एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड अकाउंट में, इन तीनों में से किसी में या इन तीनों में, मतलब अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो उसका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है, इन सबका टोटल मिला लीजिए, एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट या किसी एक में, जैसे भी आप समझिए, अगर वो कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर रही है 7.5 लाख रुपए से, तो वो क्या होगा, जितना भी एक्सीड करेगी वो सब की सब इनकम मानी जाएगी, किसकी, एम्प्लॉई की। कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, किसके अकाउंट में कर रहा है, एम्प्लॉय के, कौन से अकाउंट में कर रहा है, आरपीएफ, एनपीएस या सुपर एनुएशन फंड अकाउंट में। और अगर साल भर में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए से एक्सीड कर गया तो जितना भी एक्सीड किया पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, एम्प्लॉय की इनकम एज अ परक्विजिट मानी जाएगी। क्लियर है। और सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है एनुअल एग्रीगेशन के केस में भी, मतलब एनुअल एग्रीगेशन क्या होता है, हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है इस चीज़ को, ठीक है, तो सेम चीज़ वहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा भी टैक्सेबल परक्विजिट हो गया है कि कोई और फ्रिंज बेनिफिट या कोई और एम्यूनिटी अगर प्रोवाइड की जा रही है, तो उसमें बोला गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने कहा कि अगर इन सब के अलावा एम्प्लॉयज़ को कोई और बेनिफिट या एम्यूनिटीज़ इस तरह की दी जा रही है तो वो भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लाइक अगर कोई लोन एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है जो इंटरेस्ट फ्री हो या कंसेशनल रेट पे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड एकोमोडेशन के रिगार्डिंग कोई प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी हो जाएगा। फ्री या कंसेशनल फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे। गिफ्ट, वाउचर, टोकन इन लिeu ऑफ सच गिफ्ट वो भी हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस अगर आपका एम्प्लॉयर पे कर दे रहा है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लब एक्सपेंडिचर, मूवेबल जो एसेट्स होते हैं उसके यूज़ के लिए अगर आपको प्रोवाइड किया गया वो भी टैक्सेबल होगा। और इसी तरह से अगर मूवेबल एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वो भी टैक्सेबल होगा। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। सो ये हमारे टैक्सेबल परक्विजिट्स हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, टैक्स फ्री परक्विजिट्स की। टैक्स फ्री परक्विजिट्स मतलब सेकंड कैटेगरी आ गई। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे वो परक्विजिट्स हैं जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स फ्री हैं, ठीक है, उनको पे नहीं करना होगा इस पर टैक्स, अगर ये उनको रिसीव होता है। तो उसमें क्या क्या हो गया, एक हो गया जैसे टेलीफोन, तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उसके रेसिडेंस पे टेलीफोन प्रोवाइड किया है तो वो उस पर जो भी है अगर वो खर्चा प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉयर के थ्रू तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा आपका आ गया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, चाहे वो एयरलाइन हो चाहे वो रेलवे हो, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग कि उनको कोई गुड्स या कोई पैसेंजर्स को उनके पास भेजना है और तो वो सारे के कंसेशनल रेट पे हो रहा हो या फ्री हो रहा हो तो वो सब के सब क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब वो इनकम ट्रीट नहीं की जाएगी, एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। इसके अलावा बोला गया कोई भी परक्विजिट्स जो इंडिया के बाहर दिया जा रहा है और जो एम्प्लॉयर है वो कौन है, गवर्नमेंट है, तो अगर गवर्नमेंट इंडिया से बाहर रहने वाले अपने एम्प्लॉयज़ को कोई परक्विजिट प्रोवाइड की रही है तो वो भी टैक्स फ्री हो गई है। ये हमने पढ़ा है लॉयंस के केस में भी कि अगर बाहर
मतलब फॉरेन जैसे अलाउंसेस हो गए, वो अब प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी टैक्स फ्री हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, चाहे वो परक्विजिट हो चाहे वो अलाउंस हो, अगर वो कोई भी इंडियन सिटीजन है और वो बाहर प्रोवाइड कर रहा है, आउटसाइड द इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कोई भी परक्विजिट्स, तो वो भी टैक्स फ्री मानी जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, जो स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है ना, उसमें अगर एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट है, वो इनकम एम्प्लॉय के हैंड में नहीं मानी जाएगी। और क्या बोला गया? एनुअल प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है ना, जो कि एम्प्लॉय के लाइफ के रिगार्डिंग है, तो अगर उसका प्रीमियम पे किया जा रहा है एम्प्लॉयर के थ्रू, एनुअल प्रीमियम वो भी, तो वो टैक्स फ्री है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग वर्किंग आवर। याद रखिएगा, वर्किंग आवर मतलब अगर आपका 9 से 5 की जॉब है, 9 से 5 की जॉब के बीच में, और वो भी ऑफिस प्रीमाइसेस में आपको कोई रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के थ्रू, तो वो टैक्स फ्री है। ठीक है, इसके अलावा अगर सब्सिडाइज लंच प्रोवाइड किए जा रहे हैं एम्प्लॉय को ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफिस में या बिजनेस प्रीमाइसेस में, ठीक है, तो वो भी टैक्स फ्री है। अच्छा, उसमें कंडीशन दे दी गई थी कि 50 रुपये अप टू मील, मतलब एक बार के खाने के लिए 50 रुपये तक फ्री है। 50 रुपये से ज़्यादा अगर आपका खाना लग रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी एग्जाम्पशन तभी मिलेगा जब आप ओल्ड स्कीम के अंदर टैक्सेबिलिटी मतलब ITR फाइल करेंगे। अगर आपने न्यू स्कीम डिफ़ॉल्ट रिजाइम के अंदर पर टैक्स फाइल किया है 115 BAC के अंदर, तो आपको ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इस ओल्ड जो टैक्स स्कीम थी उसके अंदर रिटर्न फाइल करते तभी मिलेगा। इसके अलावा रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मींस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, लाइक क्लब फैसिलिटीज़ वगैरह हो गए, और वो सभी को दी जा रही है, ऐसा नहीं कि कुछ एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है, मतलब ऐसी कोई इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी जो सारे एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जा रही होगी वो टैक्स फ्री होगी। अगर वो कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को चूज़ करके रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ दी जा रही होगी तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। इसके अलावा बोला गया कि अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉय को ट्रेंड करने के ड्यूरेशन में एम्प्लॉयर का कोई भी खर्चा हो रहा है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, मतलब वो उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो उनकी बोर्डिंग लॉजिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा है, उनके रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा है, अगर वो एम्प्लॉयर करता है तो वो एम्प्लॉय की इनकम नहीं मानी जाएगी और वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो टैक्स फ्री होगी। ठीक, इसके अलावा बोला गया कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो गया, सुपर एनुएशन फंड हो गए, इस तरह की चीज़ों में एम्प्लॉयर का जो भी अमाउंट पे किया जा रहा है, अब जो भी अमाउंट पे किया जा रहा है एम्प्लॉयर के थ्रू वो टैक्स फ्री है, सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिट। और लिमिट क्या है आपको पता है ना, जैसे मतलब 7.5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसी तरह से RPF वगैरह में है कि 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना करे, इंटरेस्ट का अमाउंट 9.5% से ज़्यादा एक्सीड ना करे, तो इतना तक है, लिमिट के अंदर है तो एग्जेम्प्ट है। इससे एक्सीड करेगा तो फिर वो टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा और फिर आपका इनकम मानी जाएगी। तो अगर लिमिट में कंट्रीब्यूट किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा लीव ट्रैवल कंसेशन है, LTC वगैरह है, तो वो भी आपको तभी मिलेगा जब आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रिज़ाइम को शिफ्ट आउट करेंगे, मतलब उसमें नहीं फाइल कर रहे हैं, आप ओल्ड टैक्स रिज़ाइम में करेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट टैक्स है तो जब आप ITR भरने जाएंगे तो यही आपका हो जाएगा, तो आपको इसमें से आउट होना पड़ेगा, शिफ्टिंग आउट। ठीक, इस रिज़ाइम से बाहर होना पड़ेगा, एंड देन आप ओल्ड टैक्स रिज़ाइम के अंदर अगर फाइल करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। लीव ट्रैवल कंसेशन LTC भी प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉई को, और ये जो एग्जामेशन मिलता है वो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंदर मिलता है। क्लियर है? और बेसिकली ये जो मिलता है उसमें कुछ कंडीशन है कि LTC कब आपको दिया जाएगा। ये LTC फैमिली के साथ आपकी जो ट्रिप होती है उसमें प्रोवाइड किया जाता है कि आप मतलब अपने एम्प्लॉई को कि वो अपनी फैमिली के साथ, अब फैमिली की भी बता दिया गया, भाई स्पाउस हो गए, बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए, तो इन लोगों के साथ अगर आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं तो जो भी एयरवेज का खर्चा हो गया, रेलवे का खर्चा हो गया, जिस भी मोड से आप जा रहे हैं, तो उसमें भी फर्स्ट AC का होगा, इकॉनमी क्लास का होगा, ये मेंशन किया गया है कि इतना तक का जो फेयर होगा वो हमारी तरफ से होगा, मतलब वो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। तो अगर जितना वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो वो टैक्स फ्री है। ठीक है, लेकिन उनके रहने खाने पीने का, वो जो ट्रिप पे जा रहे हैं तो रहने खाने पीने का एम्प्लॉयर जो प्रोवाइड करता है वो टैक्स फ्री नहीं है, वो तो टैक्सेबल है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर दे रहा है बेनिफिट तो वो टैक्सेबल बेनिफिट हो गया। अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा तो भाई एम्प्लॉई कर रहा है तो वो अलग बात हो गई। तो लेकिन अदरवाइज अगर एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा तो सिर्फ एग्जेम्प्ट कहाँ तक है, जो फेयर है, जो जाने का खर्चा है वो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंदर कंडीशंस मेंशन है वहाँ पे LTC की। ठीक, ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग हो गया कि कुछ
उसमें प्रोविजंस मेंशन है कि अगर ये मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं तो वो टैक्स फ्री है। अब उसमें कहानी कैसे है, उसमें जो प्रोविजन मेंशन किया गया उसमें बताया गया भाई कि अगर एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, उसके अंदर एम्प्लॉय को वो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो फिर कैसे होगा, या एम्प्लॉयर किसी और हॉस्पिटल्स का रिम्बर्समेंट कर रहा है अपने एम्प्लॉय के लिए, देन क्या चीज़ें हैं, वो सब टैक्स फ्री बेसिकली होती हैं। अगर आउटसाइड इंडिया किया जा रहा है ना, एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट एंड देन एम्प्लॉयर करता है तो कितना कैसे होगा, तो वो पूरा प्रोविजंस वहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या होता है, रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जैसे कि जो जजेस हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको जो घर प्रोवाइड किया जाता है रहने वहने के लिए, वो रेंट फ्री प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होगा, वो टैक्सेबल परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा। लेकिन तभी जब आप डिफ़ॉल्ट टैक्स एग्जाम के अंदर फाइल नहीं कर रहे हो, पुराने ओल्ड टैक्स एग्जाम के अंदर अपना ITR फाइल करेंगे तब ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कन्वीनियंस फैसिलिटीज़, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, बेसिकली परिवहन वगैरह से रिलेटेड, तो अगर हाई कोर्ट के जजेस वगैरह को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह को ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और ये भी उनके एक्ट में मेंशन्ड है, इस वजह से ये फैसिलिटी टैक्स फ्री परक्विजिट्स के अंदर आती है, क्योंकि उनके प्रिस्क्राइब्ड एक्ट में मेंशन है। ये भी तभी मिलेगी जब आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम से शिफ्ट आउट होंगे, तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्लियर हो गई, यहाँ तक हमने चीज़ें समझ ली। अब हम बात करेंगे टैक्सेबल परक्विजिट स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में, राइट। अब वो परक्विजिट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में ही टैक्सेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कहते किसे हैं। ठीक है भाई, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को ही ये परक्विजिट टैक्सेबल होंगे, मतलब ये परक्विजिट स्पेसिफिकली अगर इन एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं तो ही टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कहते किसको हैं वो हमें पहले समझेंगे। ये हमारी थर्ड कैटेगरी आ गई, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3 के अंदर एक्सप्लेन की गई है। तो अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को कैसे बताया गया, हम यहाँ पे शॉर्ट में हम इस चीज़ को समझेंगे कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं। तो उन्होंने कुछ कंडीशंस दी कि अगर ये कंडीशंस मीट आउट होती हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं। पहली कंडीशन क्या है कि वो कंपनी का डायरेक्टर है, ही और शी जो भी है, अगर वो कंपनी का डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कहलाएगा, या फिर उसका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स जो हैं वो मोर देन 20% उसने होल्ड कर रखे हैं, तो हम कहेंगे कि इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा है या कुछ ज़्यादा इसका कंपनी में प्रॉफिटेबल पोर्शन है, तो हम उसको कहेंगे कि इसका कुछ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में उस एम्प्लॉय को हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कहते हैं, मतलब बेसिकली वोटिंग राइट्स उसके पास ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या कही, या वो भी जो भी एम्प्लॉई है उसकी जो सैलरी उसको वो विड्रॉ कर रहा है, जो सैलरी वो रिसीव कर रहा है वो 50,000 से एक्सीड हो रही हो पर मंथ। ठीक है, 50,000 से एक्सीड होने का क्या मतलब हो गया कि जो भी परक्विजिट्स अलाउंस है उसको हटा के, सबको मिला के 50,000 नहीं, उसको हटाने के बाद उसको 50,000 मिल रहा है। तो अगर इतना मिल रहा है तो हम उनको स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कहते हैं ना, ये भाई अच्छे लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, ये माना जाता है। तो इस तरह के एम्प्लॉयज़ को अगर कुछ बेनिफिट्स या कुछ परक्विजिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो टैक्सेबल होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो भी समझ लेते हैं। तो हम बात करेंगे उन परक्विजिट्स की जो सिर्फ इन एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होगा, मतलब अगर वो डायरेक्टर है और ये एम्प्लॉई अगर ये परक्विजिट पा रहा है तो वो टैक्सेबल हो गया। ठीक है, या उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो एम्प्लॉई है और उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, देन भी वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा उसके लिए अगर वो ये रिसीव करता है। या फिर हम ये कह लें कि उसकी सैलरी 50,000 से एक्सीड कर रही होगी, देन भी अगर वो ये बेनिफिट्स पाता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है। अब वो बेनिफिट्स हैं क्या क्या, पहली, अगर उसको डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब जैसे वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, कुक, ये सब एम्प्लॉयर के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, और आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ है और आपको ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो उसको मिलने वाली पूरी सैलरी जो भी प्रोवाइड की जा रही है वो सैलरी आपकी इनकम बन जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कंसेशनल रेट पे या फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की सप्लाई की जा रही है, ठीक है, अब इसमें कितना माना जाएगा आपका टैक्सेबल, कितना इनकम मानी जाएगी। तो बोला गया कि भाई अगर एम्प्लॉयर ने जो भी कॉस्ट बियर किया होगा, एक्चुअल कॉस्ट जो भी होगी, वो अगर एम्प्लॉयर का खुद का ये सप्लाई उप्लाई का केस है तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई होगी एम्प्लॉयर की वो आपकी इनकम बन जाएगी। ठीक, तो अगर एम्प्लॉयर ने कहीं से हायर करके आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड की है तो जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी, एम्प्लॉयर की पड़ी होगी जो भी कॉस्ट, वो आपकी इनकम बन जाएगी, और अगर उसका खुद का था तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर एजुकेशन एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉयर के थ्रू फ्री में या कंसेशनल रेट पे, तो वो भी एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी। किस केस में, इन एम्प्लॉयज़ के बच्चों का। अब वहाँ पे बोला गया कि अगर
वो जो स्कूल है जहाँ पे इनके बच्चे पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय के, वो एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है, ठीक है, एम्प्लॉयर ओन्ड स्कूल है। तो वहाँ पे अगर 1000 रुपीज़ पर मंथ से एक्सीड कर रही है फीस तो पर चाइल्ड, तो वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। 1000 रुपीज़ पर मंथ तक टैक्सेबल नहीं होगा, एम्प्लॉयर का ओन है, पर 1000 रुपीज़ एक्सीड कर रही होगी तो फिर वो क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। और अगर किसी दूसरे के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन को और वो कंसेशनल पे या फ्री मतलब सारा एक्सपेंस बियर कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो जो भी एम्प्लॉयर के थ्रू अमाउंट पे किया जा रहा होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब जैसे आप देखते हैं ना, अंबानी वगैरह है, उनका अपना स्कूल है ना, तो अब वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर उनके एम्प्लॉयज़ के भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे तो उनको जो फीस मिल रही होगी प्लस उनके मतलब उनको जो सैलरी रिसीव हो रही है वो तो रही है, और उनके बच्चों की जो फीस है वो भी इनकम टैक्स कहता है कि उस एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी। वो यहाँ पे ये कहने का मतलब है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया, लेकिन ध्यान रखना होगा कि भाई वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तभी, ठीक है। अगर मूवेबल एसेट्स है एम्प्लॉयर का और उसे यूज़ कर रहा है आपका एम्प्लॉय, तो भी आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में वो टैक्सेबल होगा। अब कितना टैक्सेबल होगा, तो बोला गया कि जो भी एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसका 10% पर एनम टैक्स इनकम मान ली जाएगी, किसकी, एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। लेकिन लैपटॉप्स और कंप्यूटर को छोड़ के, क्योंकि वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए अगर यूज़ किए जा रहे हैं तो उन दोनों को छोड़ के अदरवाइज जो भी हैं ऑफिशियल पर्पज़ के लिए तभी, अदरवाइज जो है उसको 10% उसके ओरिजिनल कॉस्ट का हम आपकी मतलब एम्प्लॉय की इनकम मानेंगे और टैक्सेबल कर देंगे। इसके अलावा अगर मूवेबल एसेट्स एम्प्लॉयर ट्रांसफ़र कर रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है, कोई भी मूवेबल एसेट्स, कार वगैरह होती है ना, तो मूवेबल एसेट्स अगर फर्नीचर हो गया, कार हो गया, ये सब एसी वेसी हो गया, तो जो भी एसेट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, अगर वो ट्रांसफ़र की जा रही है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकम बन जाएगी, किसकी, एम्प्लॉय की। अब कितनी बनेगी, तो बोला गया टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, जो भी एक्चुअल सेल्स प्राइस है एम्प्लॉय को, है ना, माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स। मतलब अगर एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र किया कुछ पैसे पे, तो एम्प्लॉय को जिस भी पैसे पे सेल किया गया है उसमें से उसकी जो भी एसेट है उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो होगी बुक्स में दिखाई गई होगी उसको माइनस कर देंगे, जो आता है वो वैल्यू वो हम आपकी इनकम मानेंगे, एम्प्लॉय की इनकम मान लेंगे, ठीक है, और वही टैक्सेबल हो जाएगी। इसके अलावा क्या बोला गया, प्रीमियम पेड ऑन एम्प्लॉयज़ पर्सनल एक्सीडेंट या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जितना भी प्रीमियम का अमाउंट होगा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कंसेशनल लोन या इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जा रहा है इन एम्प्लॉयज़ को, तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है, याद रखिएगा वो टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा, तो बोला गया कि वो कैसे देखा जाएगा, एसबीआई का रेट देखा जाएगा कि एसबीआई उस पर्टिकुलर लोन को किस रेट पे प्रोवाइड करती, ठीक है, एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय लेता तो एसबीआई से लेता तो कितना लगता, ठीक, और एक्चुअली एम्प्लॉयर ने उसको किस रेट पे दिया, दोनों का डिफरेंस। सपोज करिए कि एसबीआई 10% के रेट से आपको लोन देती अगर आप लेते तो, और आपका एम्प्लॉयर 4% के रेट से आपको लोन दिया है, तो 6% आपको कंसेशन मिला हुआ है, तो ये 6% का जो भी अमाउंट होगा जो भी है वो चीज़ इनकम मान ली जाएगी, ठीक है, ये बात कह रहे हैं। और ये इसमें भी कंडीशन क्या कही गई कि अगर 20,000 से कम तक का लोन है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो भी स्पेसिफाइड डिसीजेस के केस में वो जो कि मेंशन है तो ही आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो या तो 20,000 से कम का लोन हो तो भी एग्जेम्प्ट होगा एम्प्लॉयज़ के केस में, या फिर वो लोन लिया गया हो स्पेसिफाइड जो मेंशन की गई डिसीजेज हैं उनके लिए तो भी वो एग्जेम्प्ट होगा। अदरवाइज के केस में हम डिफरेंस जो लेंडिंग रेट है एसबीआई के अकॉर्डिंग हम वो टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में एक बार ऐसे समझते हैं कि जो भी परक्विजिट्स हैं नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होते हैं। कौन कौन से, जैसे मोटर कार का यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है, या डोमेस्टिक सर्वेंट्स को जो भी वो सैलरी वाली प्रोवाइड की जाएगी वो सब भी, गैस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो भी ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉय को वो भी इनकम मान ली जाएगी एम्प्लॉय की, या मूवेबल एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एम्प्लॉय को वो भी इनकम मान ली जाएगी। एजुकेशन जो चिल्ड्रन की एजुकेशन होती है वो अगर फ्री में प्रोवाइड की जा रही है और 1000 रुपये से ज़्यादा की फ़ीस है तो वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, उससे कम है तो नहीं। ओन्ड एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है तब, और अगर किसी दूसरे के स्कूल के केस में तो जो भी फीस एम्प्लॉयर पे करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन प्रोवाइड किया जा रहा है तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल होगा भी हमने डिस्कस किया। और अगर कोई प्रीमियम पे कर रहा है चाहे एलआईसी का हो, पर्सनल एक्सीडेंट का होगा, तो वो टैक्सेबल होगा। ये सारे वो परक्विजिट्स हैं नॉन मॉनेटरी जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होंगे।
आई होप आपको पूरा क्लियर होगा परक्विजिट्स क्या होते हैं, कितने तरह के परक्विजिट्स होते हैं और किस केस में हम कितना परक्विजिट टैक्सेबल करेंगे, क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में ये इंपॉर्टेंट होता है कि कितना परक्विजिट्स टैक्सेबल होता है, और दूसरा उधर हमारा जो RFH वगैरह है, रेंट फ्री एकोमोडेशन वगैरह जो है, उनकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो हम पर्सनली डील कर लेंगे, रेंट फ्री एकोमोडेशन वगैरह को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।